रामविलास पासवान नहीं जाने जाते हैं। रामविलास पासवान हमेशा अंदाजा लगा लेते थे क्या होने वाला, किधर बारिश होने वाली है, किधर सूखा रहेगा। पशुपति पारस का चेहरा भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि चिराग पासवान को टास्क दिया गया था, उस टास्क में सफल रहे थे, वैसा ही टास्क राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दिया गया है पशुपति पारस को कि चिराग पासवान मजबूरी की जरूरत है। अगर आप चिराग पासवान के समानांतर में देखिएगा तो चिराग पासवान कभी तैयार नहीं होंगे इस चीज के लिए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन में एक ही दल है, पशुपति पारस। उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि अकेले वो इस गठबंधन का हिस्सा है, बाकी अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो कर्नाटक में पशुपति पारस को बुलाया गया है चुनाव प्रचार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री है मोदी सरकार में, उस हिसाब से भी, और गठबंधन का हिस्सा है उस हिसाब से भी। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पशुपति पारस को हर बार कुछ ना कुछ मिलता है। गुजरात बुलाया जाता है, G20 की बैठक में शामिल होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री विदेश भेजते हैं उनको सरकारी काम से जी। अब ये तो सरकारी काम नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है। देखिए, यहाँ तो यही तो बात कहीं ना कहीं देखिए, अब लोगों को लगेगा कि हम हर बार जब पशुपति पारस की बात करते हैं तो हम चिराग पासवान को क्यों लाते हैं। हम लेके नहीं आते हैं, बल्कि वो कंपैरेटिव एनालिसिस अपने आप हो जाता है। आप देखिएगा कि बिहार के चुनाव में जब भाजपा को लगा कि मोकामा में, गोपालगंज में, कुढ़नी में आवश्यकता है चिराग की हमें, तारापुर में चिराग पासवान ने अपना वोट भी लेके आए थे अच्छा खासा, कांग्रेस तो बढ़िया लेके आए थे, और उसकी वजह से भाजपा को लगा कि दलित चेहरा अच्छा उभर कर सामने आए हैं और अपने पिता का वोट बैंक भी है और उसे अगर हम अपने पाले में कर लेंगे, ये जानते हुए कि भाजपा के पास पशुपति पारस थे और पशुपति पारस कर रहे थे वहाँ फील्डिंग, लेकिन उसके बावजूद जब भाजपा उनको बुलाती है और उन्हें विशेष प्रचार करने के लिए वहां भेजती है, तो आप इससे क्या अंदाजा लगाते हैं कि बिहार में भाजपा मजबूर है, उसे चिराग पासवान चाहिए ही चाहिए जी। लेकिन जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ देने की बात आती है, उनके मंत्री बनने की बात आई थी, तो आपने देखा कि पशुपति पारस बने। जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विभिन्न बड़े पदों पर जाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि पशुपति पारस को प्रेफर किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं बता दूं कि आपने कहा कि दुबई भेजा गया कार्यक्रम के लिए, लेकिन तंजानिया भी गए थे चिराग पासवान, वो भी सरकारी कार्यक्रम के तहत ही गए थे, सरकारी वो तो सिस्टम डेलीगेशन के साथ गए थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन जो कंसिडरेशन पशुपति पारस का हो रहा है, उस लेवल ऑफ कंसिडरेशन वहाँ नहीं उनका हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से कद छोटा करता है। लेकिन अब देखिए कि इतना बड़ा चुनाव है, एक तरह से समझिए तो बेंगलोर आज पहुंचेंगे, वहाँ कहने पर कल पूरे दिन वहाँ रहेंगे पशुपति पारस। ट्वीट भी उन्होंने किया है कि चुनाव प्रचार करने वो जा रहे हैं, और उन्हें नरेंद्र मोदी की तरफ से आग्रह किया गया है कि आप आइए और हमारे लिए कर्नाटका में क्षेत्र रक्षण कीजिए। तो केवल ये सांकेतिक नहीं है कि चिराग को एहसास कराने के लिए या किसी और अपने घटक दल को एहसास कराने के लिए कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है पशुपति पारस, क्योंकि वो सारी बातें हमारी मान लेते हैं। दरअसल वहाँ एक बड़ा वोट बैंक है दलितों का, जिस वोट बैंक को कांग्रेस अपने पाले में करने में सफल हो जाती है जी। और उस मिथ को तोड़ने के लिए आप देखिए कि कैसे केरला फाइल्स मूवी एक उसी वक्त आती है, जो भाजपा के तरफ कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है एक सर्टेन वोट बैंक को जी। तो ये मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक, जो दलितों का बड़ा वोट बैंक है, उसको भाजपा अपने पाले में कैसे कर पाएगी। मुसलमानों को तो संभव ही नहीं है भाजपा अपने पाले में कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं दलितों को अगर कर साधने में सफल होती है तो इसका फायदा चुनाव में उसे होगा। और कर्नाटका जैसी जगह पर यदि पशुपति पारस एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे तो उससे उनका प्रमोशन और ज्यादा होगा। रामविलास पासवान के नाम को भुनाने की कोशिश है देश में बड़े दलितों के नेता। निश्चित तौर पर देखिए, रामविलास पासवान खुद नहीं है तो अब उनके रिप्रेजेंटेटिव ही रहेंगे ना। लेकिन यहाँ पे एक समझ लीजिए आप गेम क्या हो रहा है। दरअसल ये टास्क भी हो गया अब पशुपति पारस के लिए, ये टास्क भी हो गया कि वो वहां गए हैं तो कितना इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि चिराग पासवान तो यहाँ इफेक्टिव हुए हैं। चिराग पासवान ने तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक जो है वो भाजपा की तरफ किया, और उसके चलते क्या हुआ,
मोकामा की बात अगर छोड़ भी दे, क्योंकि वो तो व्यक्तिगत लड़ाई हो गई थी, जी। गोपालगंज और कुढ़नी में आपने देखा कि जीत हुई भाजपा की, और उस जीत का श्रेय मिला चिराग पासवान को, जी। पृथ्वी माली को उसका श्रेय मिला। और कहीं ना कहीं भरे मंच से जब सुशील मोदी ये बात कह देते हैं जी। कि हमारे साथ चिराग पासवान अब हैं, अब फरिया लो हमसे, तो ये काफी है सब इस बात को समझने के लिए कि चिराग पासवान कितना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। जी। लेकिन अब चूंकि ऑप्शंस दो हो गए हैं, आपके पास एक बैट होता है तो आप कहते हैं इसी से खेलेंगे, लेकिन 2 बैट होता है तो कहते लगता है इस बार हल्का है, इससे खेलते समय पर बदलते रहते हैं, छक्का इससे ज्यादा लगता है। तो अब वही कहीं ना कहीं परिस्थितियां हैं। अगर चिराग पासवान बिहार में भाजपा की मजबूरी है, जरूरी है, तो वहीं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पटल पर पशुपति पारस का चेहरा भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें मंत्री बनाया गया है, उनके साथ सांसदों का एक बड़ा जत्था है, और बिना शर्त जो एक बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है चिराग और पशुपति में, वो ये है बिना शर्त पशुपति पारस बिना शर्त के समर्थन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, और जो भी फैसले लिए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, उन फैसलों को वो समर्थन कर रहे हैं। इनफैक्ट आगे बढ़ के भाजपा को इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आप आगे बड़े बड़े फैसले लीजिए, और उन फैसलों में आपके साथ हम खड़े हैं। अब जैसे उनकी प्रवक्ता का कहना है कि सम्राट चौधरी को देरी नहीं करना चाहिए, सीएम कैंडिडेट बना देना चाहिए भाजपा को, इससे फायदा होगा, ओबीसी बड़ा वोट बैंक हमारे पाले में आ जाएगा, देवानी मित्रा ने कहा। अब इस फैसले को आप कैसे लेते हैं? अगर आप चिराग पासवान के समानांतर में देखिएगा तो चिराग पासवान कभी तैयार नहीं होंगे इस चीज के लिए। मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप से रास्ता बंद करना चाहते हैं इन सभी लोगों का, जो सीएम कैंडिडेट है खुद में। निश्चित तौर पर देखिए, भाजपा भी नहीं अभी सीएम बना सकती है किसी और को। चिराग पासवान मुझे लगता है कि ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं यहाँ पर जो उनका स्टैंड है, मैंने एक्सेप्टेंस है उनका जो एनडीए में, और जो उनकी धमक हो सकती है एनडीए की तरफ से। थोड़ा समय अगर वो दें तो आने वाले चुनाव में और प्रभावी हो सकते हैं। और नीतीश कुमार जब 45 विधायक पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं भाजपा को दबाव में डाल के, तो आप भी बन सकते हैं। लेकिन आप अगर पहले ही अपने पत्ते दिखा दीजिएगा जी कि मुझे ये चाहिए, तो फिर भाजपा अब उतनी आसानी से फंसने वाली नहीं है। और यही कहीं ना कहीं इन फैसलों से नरेंद्र मोदी के ये प्रतीत होता है कि चिराग पासवान मजबूरी की जरूरत है जी, और कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो है वो भाजपा के साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं, और भाजपा भी ये बात जानती है। तो भाजपा के पास देखिए, भाजपा को कहीं ना कहीं पसंद चिराग पासवान है, लेकिन पशुपति पारस बुरे भी नहीं है भाजपा के लिए। तो भाजपा उनको लेकर फैसला नहीं ले सकती है कोई भी हार्ड। और हाँ, इस कर्नाटक वाले चुनाव को निश्चित तौर पर आप अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए, मैं कर्नाटक परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा समझा रहा हूँ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझना है तो अपना समझ लीजिए कि ये जैसा कि चिराग पासवान को टास्क दिया गया था, उस टास्क में सफल रहे थे, वैसा ही टास्क राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दिया गया है पशुपति पारस को। यदि पशुपति पारस के वजह से या ऐसे भी इन जनरल अगर फैसला अच्छा वहां लेती है भाजपा और अच्छा रिजल्ट आता है वहां से कर्नाटक से, तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि पशुपति पारस का कद और बढ़ेगा जी। क्योंकि अनलाइक चिराग पासवान, पशुपति पारस बिना शर्त के समर्थन कर रहे हैं। वो लायबिलिटी नहीं बनना चाह रहे हैं, वो बार बार भाजपा के लिए एक एसेट बनने की बात कर रहे हैं। और यहीं कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अपनी परिपक्वता दिखानी होगी। जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स अब तक होता रहा है, उसमें देखिए रामविलास पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए नहीं जाने जाते थे, ये बात जान लीजिए। मांझी जी जाने जाते हैं इसके लिए, रामविलास पासवान नहीं जाने जाते हैं। रामविलास पासवान हमेशा अंदाजा लगा लेते थे क्या होने वाला, किधर बारिश होने वाली है, किधर सूखा रहेगा, और उस धार पर वो फैसला लेते थे। उन्होंने दबाव नहीं दिया कभी पे। एक बार बस मुझे याद है कि जो चाबी उनके हाथ में थी, उन्होंने दबाव डाला था सब पर, तो वो गठबंधन पर दबाव नहीं डाला था। उन्होंने कहा था कि जिसको बनना हो उसको मेरी शर्त माननी होगी, और उस शर्त के आधार पर मैं फैसला लूंगा। तो वो भी जन कल्याण के लिए था, वो अपने फायदे के लिए उन्होंने नहीं फैसला लिया था। लेकिन अब वही बात है कि अब चूंकि भाजपा के पास दोनों ऑप्शंस हैं, दो पार्टियां हैं जो लोजपा नाम से, तो दोनों में से भाजपा किसको प्रेफर करती है वो तो सामने दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के पहले ही ये चीज़ें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। पशुपति पारस को चुनाव में बुलाकर प्रचार प्रसार कराना मतलब रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है।